ग्रामर में पढ़ा था लास्ट टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज द वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स। कंजक्शन या तो एक शब्द होता है या फिर अ सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्यांशों को, और क्लॉजेस या उपवाक्य को इन अ सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है? एक वाक्य में एक ऐसा शब्द हो सकता है या फिर एक शब्दों का समूह हो सकता है जो दो वाक्यों को, जिसके अंदर क्लॉजेस यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, उन दोनों को जोड़ता है। या फिर फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती है? फ्रेजेस एक शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। एंड टू वर्ड्स, या फिर दो शब्दों को जोड़ता है या दो फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ता है, वो क्या होता है? कंजक्शन। जैसे एग्जांपल है आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस आए हैं, हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज में लेंगे वो होगा हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो क्या करता है? टू सेंटेंसेस को क्या करता है? लिंक करता है। तो यहाँ पे देखो आई लाइक मैंगोज एंड आई लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस है, हमें इन दो सेंटेंस को एक करना है कंजक्शन लगा के। तो आई लाइक दोनों में सब्जेक्ट और वर्ड क्या है? कॉमन है। तो हमने आई लाइक लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंगोज और हमने एक कंजक्शन लगा दिया एंड दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया एप्पल्स। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एंड जो है हमारा कंजक्शन है, ये कंजक्शन क्या कर रहा है? मैंगोज एंड एप्पल्स, इन दोनों वर्ड को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इट इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। तो यहाँ पे ये मैंगोज एंड एप्पल्स जो दो वर्ड्स है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू वर्ड्स, इन दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्टडीज इन द लाइब्रेरी डॉट शी स्टडीज इन द स्कूल। यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस है। शी स्टडीज इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में पढ़ती हैं। सेकंड है शी स्टडीज इन द स्कूल, वो विद्यालय में पढ़ती हैं। हमें क्या करना है? इन दो सेंटेंस को कंप्लीट करना है कंजक्शन लगा के। ठीक है। तो शी स्टडीज दोनों में कॉमन है, दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पे है इन द लाइब्रेरी और यहाँ पे है इन द स्कूल। तो ये जो इन द लाइब्रेरी है ये हमारी क्या है? फ्रेजेस। मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होती है? जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। तो यहाँ पे ये जो इन द लाइब्रेरी ये हमारी क्या है? फ्रेज है, क्योंकि ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। और इस सेंटेंस के अंदर क्या है? इन द स्कूल, ये हमारी क्या है? फ्रेजेस है। तो जो कंजक्शन है ये क्या करेगा? इन दो फ्रेजेस को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। तो शी स्टडीज इन फर्स्ट फ्रेज हम लिख देंगे इन द लाइब्रेरी एंड सेकंड और लगा देंगे अथवा। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजेस लिख देंगे इन द स्कूल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो कंजक्शन है हमारा, और ये क्या कर रहा है? दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो फ्रेजेस आपको समझ में आ गई। फ्रेजेस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। तो इसके अंदर इन द लाइब्रेरी फ्रेजेस है और इस नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इन द स्कूल फ्रेजेस है। और यहाँ पे ये जो दो फ्रेजेस है, इन दोनों फ्रेजेस को ये जो और कंजक्शन है ये इनको लिंक अप कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी लाइक्स डॉग्स, उसे कुत्ते पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, लेकिन उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो दो पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में शी लाइक्स डॉग्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें हर फैमिली ये क्या है? सब्जेक्ट है एंड लाइक क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे ये दो कंप्लीट सेंस जो हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, पूरे अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इन दो सेंटेंसेस को यानी ये क्या है? दो क्लॉजेस है। फर्स्ट क्लॉजेस क्या होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होती है वर्ब भी होती है, वो हमारा क्लॉज होता है। और जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं होती वो हमारी फ्रेज होती है। तो यहाँ पे जो दो पूरे डिफरेंट सेंटेंसेस हैं इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंसेस आ जाएगा शी लाइक्स डॉग्स एंड कंजक्शन हम जोड़ेंगे बट, लेकिन हर फैमिली डज नॉट लाइक्स डॉग्स, उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ा? बट से। तो ये बट हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसको हमने पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन थी? कंजक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे जो कंजक्शन एंड है ये क्या कर रहा है? टू वर्ड्स को जोड़ रहा है। और इसके अंदर ये जो कंजक्शन है और ये क्या कर रहा है? टू फ्रेजेस इन द लाइब्रेरी
कर रहा है, कनेक्ट्स टू क्लॉजेस। यहाँ पे देखो दो क्लॉजेस है, फर्स्ट है सी लाइक डॉग्स फुल स्टॉप, सेकंड है हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। तो क्लॉजेस क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होती है और वर्ब भी होता है, और फ्रेज क्या होती है जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो दो क्लॉजेस है, सी लाइक्स डॉग्स एंड हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, तो ये दो क्लॉजेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शन का एक रूल है, आपको याद रखना है, कंजक्शन ऑलवेज जॉइन टू थिंग्स ऑफ द सेम फॉर्म। जो कंजक्शन होता है वो सेम फॉर्म के जो वाक्य के अंदर जिन दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ता है वो सेम फॉर्म के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, जो ये कंजक्शन आएगा बीच में, अगर इसके पहले नाउन है तो जो कंजक्शन के बाद वाला वर्ड वो क्या होगा, नाउन होगा, सेम फॉर्म होगी। अगर कंजक्शन बीच में आ रहा है तो लेफ्ट में भी नाउन होना चाहिए और राइट में भी नाउन होना चाहिए। उसी तरीके से कंजक्शन के फर्स्ट में यदि एडजेक्टिव है तो कंजक्शन के जो लास्ट वाला वर्ड है वो भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंजक्शन होगा ये क्या करेगा, सेम फॉर्म के शब्दों को या वाक्यों को जोड़ेगा। अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होना चाहिए, इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, और अगर इधर कंजक्शन के इधर वर्ब है तो कंजक्शन के उस तरफ भी वर्ब होनी चाहिए। तो वो जो कंजक्शन है वो जोड़ेगा, सेम फॉर्म को जोड़ेगा। ठीक है, हम हमारी जो सिलेबस में कंजक्शंस दिए हुए हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा कंजक्शन है इधर और। बच्चे कई गलती करते हैं, इसको आइदर और पढ़ते हैं जो कि गलत है। इसको हम पढ़ेंगे इधर और, जिसका हिंदी मीनिंग होता है या तो, और का अर्थ होगा या। तो इसका इस कंजक्शन का हम सेंटेंस में तभी यूज करेंगे जब हमें ये सेंस देना हो, या तो या, दोनों में से कोई एक, यानी इधर राम और श्याम, हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो हम दोनों में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए हम इधर या और का यूज करेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे, इधर राम और श्याम हैज स्टोलन माय पेन, या तो राम ने या फिर श्याम ने मेरा पेन स्टोलन किया, यानी मेरा पेन चुराया। तो यहाँ पे क्या करा है, इधर और जो है दोनों में से किसी एक को हमें चूज करना है, यानी दोनों में से किसी एक के लिए आया है तो उसके लिए किसका यूज करना है, इधर और का। यानी इधर राम, या तो राम ने और श्याम, या फिर श्याम ने मेरा पेन चुराया है। अगर हमें सेंटेंसेस के अंदर इधर और का वर्ड, इधर और का यूज करना है तो हमें ये सेंस देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर अगर हमें दो व्यक्तियों में से या दो चीजों में से किसी एक को चूज करना है, किसी एक के लिए हमें यूज करना है, तो हम इधर या और का यूज करेंगे। नेक्स्ट है शी इधर सिंग्स और सी डांसेस, वह या तो गाती है या फिर वह नाचती है। तो दोनों में से हमें एक चूज करना है कि या तो वो गाती है या फिर डांस करती है। तो मैंने आपको ये जो रूल लिखाया था, ये देखो, कंजक्शन ऑलवेज जॉइन टू थिंग्स ऑफ द सेम फॉर्म। जो कंजक्शन जोड़ेगा वो सेम फॉर्म के वर्ड को जोड़ेगा, यानी कंजक्शन के पहले नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, या इधर वर्ब है तो उधर भी वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो मैंने ये सेंटेंस गलत लिखा है, शी इधर सिंग्स और सी डांसेस। यहाँ पे कंजक्शन और है तो कंजक्शन के पहले यहाँ पे पहले क्या आया है, सिंग्स, जो कि क्या है, वर्ब। तो मैंने आपको बताया था अगर इधर वर्ब होगी तो कंजक्शन के इधर भी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो ये जो शी है ये यहाँ पे नहीं आएगा, सेंटेंस ये बनेगा शी इधर सिंग्स, कंजक्शन लगाएंगे हमारा और जो इसके बाद जो ये डायरेक्टली आएगी वर्ब आएगी। यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो यहाँ पे इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डांसेस। यानी जो कंजक्शन होगा ये सेम फॉर्म के वर्ड को जोड़ेगा, यानी इधर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए। अगर इधर नाउन होगा तो उधर भी नाउन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इधर यू और ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या तो तुम या फिर वह, इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो इधर और है ये हमारी कंजक्शन है, तो और के पहले क्या आया है, यू, नाउन, और के जस्ट बाद क्या आया, ही, जो दोनों क्या है, नाउन। तो हमने पढ़ा था अगर कंजक्शन बीच में आए तो इसके पहले भी नाउन होगा और बाद में भी नाउन होगा। तो यहाँ पे इधर और के पहले यू आया जो कि हमारा नाउन है, और के बाद ही आया वो भी क्या है, हमारा नाउन है। तो या तो तुमने या फिर उसने या फिर तुम या फिर वह क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इधर और का हम यूज करेंगे सेंटेंसेस के अंदर अगर दोनों में से हमें कोई एक चूज करना हो। नेक्स्ट हमारे कंजक्शन है नीदर और नॉर, यानी इधर और का अर्थ होता है दोनों में से कोई और कोई एक, और नीदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये और ना ही वह, दोनों में से कोई नहीं। यानी नीदर नॉर का सेंस होता है नेगेटिव के अंदर।
neither Ram nor Shyam has done his homework today. तो मैंने आपको बताया था इधर और का यूज करते हैं तब दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है, और नीदर और नॉर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, नेगेटिव, इन अ नेगेटिव सेंस। तो ना तो राम ना ही श्याम हैज डन हिज होमवर्क टुडे, ना तो राम ने ना ही श्याम ने आज का अपना गृह कार्य किया है। तो ना तो राम ने किया ना ही श्याम ने किया, इन अ नेगेटिव सेंस, यानी दोनों में से किसी ने नहीं किया, तो उस सेंस में हम नीदर और नॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर के पहले भी राम क्या है, नाउन है, और नॉर के बाद में भी श्याम क्या है, नाउन है। तो इन दोनों के जो ये जो हमने पढ़ा था कंजक्शन क्या करता है, सेम फॉर्म की चीजों को जोड़ता है। तो ना तो राम ने ना ही श्याम ने अपना होमवर्क आज किया है, तो दोनों में से किसी ने नहीं, तो इन अ नेगेटिव सेंस हम नीदर और नॉर का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, ना तो वह गाती है और ना ही वह डांस करती है। तो उस इसमें क्या हो रहा है, ना तो वो गा रही है ना ही वो नाची, तो ना तो वह गाती है ना ही वो नाचती है, तो दोनों में से कुछ नहीं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नीदर और नॉर का। थर्ड हमारा कंजक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली का होता है ना सिर्फ पहला, बट आल्सो बल्कि दूसरा भी, यानी दोनों, ना सिर्फ ये बल्कि वह भी। ठीक है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज पास्ड द एग्जाम, ना सिर्फ राम बल्कि श्याम भी ने भी एग्जाम को पास कर लिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राम और श्याम इन दो नाउन्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी ना सिर्फ राम ने बल्कि श्याम ने भी एग्जाम को क्या कर लिया, पास कर लिया। तो यहाँ पे हमें जो ये वर्ब है ये क्या होगी, अगर नॉट ओनली बट आल्सो में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये हमेशा जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन है, श्याम, उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे श्याम क्या है, सिंगुलर है, दैट इज व्हाई हैज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, वह ना सिर्फ सिंगर है बट आल्सो अ म्यूजिशियन, बल्कि वो क्या है, एक म्यूजिशियन भी है। तो यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है, जो ही हमारा सब्जेक्ट है वो दो चीजों के बारे में उसको बता रहा है, यानी ना सिर्फ वो सिंगर है बल्कि वो एक म्यूजिशियन भी है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो अ सिंगर एंड म्यूजिशियन, दोनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज आप कब करोगे, जब हमें दोनों का उपयोग सेंटेंस में करना हो, यानी ना सिर्फ राम बट श्याम दोनों ने क्या कर लिया, एग्जाम को पास कर लिया। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है बोथ एंड। बोथ अगर सेंटेंसेस के फर्स्ट में आ गया तो हमेशा बोथ के साथ में कौन सा एक और वर्ड यूज होगा, एंड। बोथ और एंड ये दोनों साथ में एक कनेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। बोथ और एंड का अर्थ होता है दोनों, यानी बोथ और एंड, यानी बोथ और एंड का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर हमें अगर दो वाक्यों को या दो शब्दों को पूरा एक साथ करना उसके लिए हम बोथ और एंड का यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस से समझेंगे शी इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, वह क्या है, बोथ दोनों है, क्या, अ सिंगर एक सिंगर एंड अ डांसर, वो क्या है, दोनों है, तो बोथ है, बोथ का अर्थ होता है दोनों, एंड यानी और। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ मोहन एंड सुरेश हैव पास्ड द एग्जाम। बोथ मोहन दोनों, मोहन एंड सुरेश, मोहन और सुरेश दोनों ने हैव पास्ड द एग्जाम, दोनों ने एग्जाम को पास कर लिया। अब यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब देखना, नॉट ओनली और बट आल्सो में हमने क्या किया था, जो हेल्पिंग वर्ब आई थी वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, और बोथ और एंड ये जो सेंटेंस के अंदर जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो जने हो जाएंगे। यहाँ पे देखो मोहन एंड सुरेश दो व्यक्ति है और दोनों अलग अलग है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो अगर यहाँ पे है ज्यादा तो वो गलत होता, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, है। तो हमें देखना है बोथ मोहन एंड सुरेश, दोनों मोहन और एंड सुरेश, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, और दो व्यक्ति के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती, तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है। तो आपको सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी ऐसे दे सकते हैं कि इसके अंदर इसको सेंटेंस को क्या करो, रिफॉर्म करो, यानी इसमें जो गलती है वो आप सुधारनी है, तो आप ये हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हो कि इसके साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट है बोथ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजरियस टू हेल्थ, दोनों ड्रिंकिंग यानी शराब पीना एंड स्मोकिंग और स्मोक करना आर इंजरियस टू हेल्थ, क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पे जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ये क्या है, दो चीजें हो गई अलग अलग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, ये प्लूरल है, ये आर है। अगर यहाँ पे इस होता तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता, रॉन्ग होता। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है लीस्ट। लीस्ट के साथ हमेशा
जो आगे वर्ड होगा वो हमेशा शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, लीस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, या फिर लीस्ट और शुड का अर्थ ये भी हो सकता है। लीस्ट का अर्थ होता है वरना, शुड का अर्थ नहीं तो, यानी कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हो जाए। तो उस सेंस में हमेशा लीस्ट और शुड का कंजक्शन का यूज होता है। एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल इन एग्जाम, कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। यानी लीस्ट का अर्थ क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो, और शुड आएगा तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। तो लीस्ट के बाद अगर सेंटेंस के अंदर हमें कहीं पर भी लिस्ट दिख रहा हो तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख के बताया, लिस्ट के बाद अगर शुड आया तो वो हमारा सेंटेंस राइट होगा। अगर लिस्ट के बाद में, अगर यहाँ पे यू मे फेल इन एग्जाम तो आता वो हमारा सेंटेंस क्या होता, रॉन्ग होता। और लिस्ट के साथ विल का प्रयोग भी नहीं होगा। आपको देखना, अगर लिस्ट आया तो आगे हमेशा लिस्ट के आगे क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। तो आज हमने 5 कंजक्शंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट कंजक्शन अब हम पढ़ेंगे 6th कंजक्शन, जिसका नाम है दो या ऑल्दो। ठीक है, दो या ऑल्दो का यूज होगा सेंटेंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेंटेंस के पार्ट में यट आएगा। अगर यट नहीं आए तो उसकी जगह क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा। उस कॉमे को भी हम यट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, दो और ऑल्दो का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। तो हम सेंटेंस से समझेंगे, दो ही डिड नॉट स्टडी, हालांकि इसने पढ़ाई नहीं की, यट ही पास द एग्जाम, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में पास हो गया। तो ये क्या करता है, दो और ऑल्दो क्या करता है, टू कंट्रास्टिंग सेंटेंस, इसके अंदर दो विपरीत वाक्य होता है। तो यानी दो ही डिड नॉट स्टडी, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए, उसको फेल होना चाहिए। लेकिन अगले वाले सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है, यट ही पास द एग्जाम, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में पास हो गया। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके उल्टा जस्ट विपरीत सेंटेंस होगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। यानी हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की तो इसका रिजल्ट ये रहना चाहिए कि वो पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ये क्या आया, ही पास द एग्जाम। इसके जो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस आया है, दो ही डिड नॉट स्टडी यट ही पास द एग्जाम, हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की, यट का अर्थ होगा फिर भी, वह परीक्षा में क्या हो गया, पास हो गया। तो अगर हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस दिखाना हो तो हम दो या ऑल्दो और उसके बाद यट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर यट का यूज नहीं होकर अगर कॉमा है तो भी उसको हम यट के अर्थ में ही पढ़ेंगे फिर भी। ठीक है, जैसे ऑल्दो शी वॉक अप लेट, हालांकि वह लेट उठी, यट यानी यहाँ पे कॉमा है बट हम उसको यट ही पढ़ेंगे। शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, हालांकि वह देरी से उठी फिर भी वह स्कूल टाइम पर पहुंच गई। यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, वो लेट उठी तो उसको स्कूल भी लेट होना चाहिए था, लेकिन ये जो अगला वाला सेंटेंस है इसका पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, इसका पूरा विपरीत होगा। हालांकि वो लेट उठी फिर भी वो समय पर पहुंच गई। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा सेंटेंस के अंदर, उसमें हम दो ऑल्दो और यट का यूज करेंगे। ठीक है, टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा 7th कंजक्शन है वेदर। वेदर का अर्थ होता है शायद, यूज फॉर अनश्योरिटी, यानी सेंटेंस के अंदर हमें अनश्योरिटी दिखानी हो, अनिश्चितता, तो उसके लिए हम वेदर का यूज करेंगे। सेंटेंस है आई डू नॉट नो वेदर ही विल हेल्प मी। ठीक है, मैं नहीं जानता वेदर ही विल हेल्प मी, कि शायद वो मेरी सहायता करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अनश्योरिटी है, यानी आई डोंट नो, वो नहीं जानता तो वो पूरा अनश्योर है। यहाँ पे आप तीनों सेंटेंस में देखो, आई डाउट, मुझे संदेह है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये तीनों सेंटेंस में क्या है, अनश्योरिटी है, अनिश्चितता है कि वो उसका काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वेदर यानी शायद। आई डू नॉट नो वेदर ही हेल्प मी। ठीक है, अब आगे हम ये भी पढ़ सकते हैं और नाउन, या फिर नहीं करेगा, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डाउट वेदर ही विल अटेंड द पार्टी और नॉट, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है, वेदर ही विल अटेंड द पार्टी, कि वो पार्टी को अटेंड करेगा या नहीं। तो क्या है, अभी तक डाउट है, उसको ये संदेह है, वो श्योर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अनश्योरिटी के लिए, यानी जहाँ पर श्योर नहीं हो चीजें, उसके लिए हम वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3rd सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ, वेदर शी विल कम टुडे, कि शायद वो आज आएगी। तो यहाँ पे क्या है, अनश्योरिटी है, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो वहां पर आएगी या नहीं। तो अनश्योरिटी के लिए हम यूज करेंगे वेदर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है अनटिल या अनलेस। अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, इसका यूज होता है टाइम के लिए, समय के संदर्भ में,
एंड अनलेस, अनलेस का अर्थ होता है तब तक नहीं, इसका यूज होता है कंडीशन, शर्त दिखाने के लिए, ठीक है। तो until और unless दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं या तब तक नहीं, लेकिन until का यूज होता है टाइम के लिए और unless का यूज होता है कंडीशन दिखाने के लिए, शर्त दिखाने के लिए। नॉट है इसके अंदर, नो नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड इन दैट पार्ट इन विच until या unless इज यूज्ड, यानी सेंटेंस के ये दो पार्ट है, तो जिस पार्ट में until या unless यूज होगा उस पार्ट के आगे वाले सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, until I do not return। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जिस पार्ट में सेंटेंस के जिस पार्ट में until या unless होगा उसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे do not जो लिखा है ये वापस नहीं आएगा, तो इसकी जगह सेंटेंस क्या बनेगा, डोंट गो एनीवेयर। यानी हमने ये पढ़ा था जिस पार्ट में until या unless है उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ये जो अदर पार्ट है ये तो इससे पूरा अलग है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड आ सकता है। until या unless के साथ वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस होगा डोंट गो एनीवेयर until I do not नहीं आएगा, until I return, क्योंकि until और ये unless इसका यूज है नेगेटिव सेंस में हो रहा है, तो वापस हम आगे नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। यानी डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, until जब तक I return, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। तो ये until का सेंस हो गया जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तो वापस हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा और ये राइट होगा। वापस until और unless के साथ नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम परीक्षा में पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो हमने पढ़ा था until का यूज होता है टाइम के लिए, यानी जब तक मैं वापस नहीं लौट जाऊं, और unless का यूज होगा शर्त के लिए, यानी यहाँ पे शर्त है कि जब तक तुम परीक्षा में कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम तब तक सफल नहीं होगे। यहाँ पे एक कंडीशन है जिसके लिए unless यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको until और unless के साथ एक तो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, एंड नेक्स्ट until समय के लिए, टाइम के लिए यूज होगा, और unless कंडीशन के लिए यानी शर्त के लिए यूज होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन WH वर्ड, यानी WH वर्ड से जो भी स्टार्ट होता है, व्हाट, whom, where, ये सारे क्या है WH वर्ड कंजक्शन, ठीक है। तो ये जो WH वर्ड कंजक्शन रूप में आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब का यूज WH वर्ड के जस्ट बाद नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बस मैंने याद रखने के लिए आपको लिखा है। सेंटेंस है हमारा आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये एज ए कंजक्शन के रूप में आया है। ये कंजक्शन क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो व्हाट कंजक्शन आया है, इसके बाद क्या आया है, ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो सेंटेंस हमारा गलत होगा। जब भी WH वर्ड एज ए कंजक्शन के रूप में है उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया व्हाई शी वाज एब्सेंट दैट डे, कि उस दिन वो एब्सेंट क्यों थी। तो यहाँ पे ये जो वाई है हमारा WH वर्ड कंजक्शन के रूप में आया है, इसके जस्ट बाद क्या आया है, सी सब्जेक्ट और वाज क्या है, वर्ब। यानी उसने मुझे बताया कि वह उस दिन उपस्थित क्यों नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन एज और एज। एज का अर्थ होता है जैसा और वैसा, ठीक है। यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। एज और एज का यूज किस लिए होता है, अगर हमें दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन दिखाना हो। कंपैरिजन यानी अगर हमें तुलना करनी हो किसी चीज की, या फिर वो तुलना वो कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो सकता है, या फिर वो दो थिंग्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच हो सकता है। सेंटेंस है ही इज एज क्लेवर एज यू, वह उतना ही चतुर है जितना कि तुम हो। तो यहाँ पे जो ये ही है ये क्या कर रहा है, ही और यू, ये दो व्यक्तियों के बीच में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्लेवर हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री के पीछे ER लगता है, तो ये क्या कर रहा है, वो ये जो क्लेवर वर्ड है ये तुलना कर रहा है ही और यू के बीच में, कि वह जितना तुम चालाक हो वह भी उतना ही चालाक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा है, और तुलना के लिए हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री के पीछे क्या लगता है, ER लगता है। तो ठीक है, एज और एज यानी जितना क्लेवर तुम हो वह भी उतना ही क्लेवर है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन सो और एज। सो और एज का यूज वैसा ही है, यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। सो और एज का यूज
नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और ये जो सो और एज का यूज भी दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, जैसे ही इज नॉट सो क्लेवर एज यू, वह उतना चालाक नहीं है जितना कि तुम हो। तो यहाँ पे सेम सेंटेंस है बट यहाँ पे क्या आया है, नॉट आया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो सो है और एज है इनका यूज हुआ है नेगेटिव के लिए और एज का यूज हुआ है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ही इज नॉट सो क्लेवर, वह उतना क्लेवर नहीं है एज यू, जितना कि तुम हो। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है इन अ नेगेटिव सेंस, उसके लिए हम यूज करेंगे सो एज। एंड दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है इन अ पॉजिटिव सेंस, उसके लिए एज और एज। लास्ट हमारा कंजक्शन है हार्डली एंड स्कैर्सली। हार्डली और स्कार्सली का यूज होगा उसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा, व्हेन आएगा। ठीक है, इसका ये जो कुछ स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार होगा, हार्डली या स्कैर्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन जो भी अदर वर्ड होगा और जो दूसरा वाक्य होगा उसके लिए व्हेन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हार्डली हैड, हार्डली के बाद हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हार्डली यानी इसका हिंदी अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल से। हैड आई रीच द होम, बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। व्हेन माई फोन रैंग, जब मेरा फोन बजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कार्य क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे ही वो घर पहुंचा तब जब उसका फोन बजा। तो हार्डली हैड आई रीच द होम, हार्डली और जो स्कार्सली होगा वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि आए तो उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर ये जो हार्डली और स्कार्सली सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, लेकिन अगर हार्डली और स्कार्सली सेंटेंसेस के स्टार्ट में होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं मुश्किल से घर पहुंचा। व्हेन माय फोन रैंग, मेरा फोन जब बजा था। ठीक है, तो ये जो कंजक्शन यहाँ पे देखो हार्डली और स्कार्सली आया है और उसके बाद ये जो क्या है, क्या है, व्हेन। अगर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं हार्डली और स्कार्सली दे और उसके दूसरे वाले वाक्य में व्हेन की जगह देन दे दे या फिर कुछ और वर्ड दे दे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। हार्डली और स्कार्सली के बाद हमेशा क्या आएगा, व्हेन का ही यूज होगा। तो आज हमारी जो कंजक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर बुक।